ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, और भी हमने इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कर लिए हैं। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि जांच करें n प्राकृतिक संख्या के लिए 4 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। क्वेश्चन ऐसे ऑकवर्ड सा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन कहने का चाह रहा है। तो यहाँ ध्यान दें, 4 पे पावर n का, तो 4 का हमें क्या करना होता है? फैक्टर करना होता है। तो फैक्टर जब करेंगे हम तो 2 गुणे 2 बनेगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे, ध्यान रखना अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, तो 2 गुणे 2 बन रहा है। जब तक शून्य कोई भी घात कर लो तब तक नहीं आपका 0 पे समाप्त होगा, जब तक इस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ जाए। और यदि 2 और 5 सपोज आ जाते हैं, इसी के वजह से अंत में क्या बनता है? 0 बनता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी संख्या का अगर घात करने के बाद, मतलब पावर करने के बाद, कितना पावर कर लो, लास्ट में शून्य पे समाप्त कब होगा? तो जब ध्यान रखना है कि जो जिस पे है ये घात, उसका गुणनखंड करने के बाद, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसके गुणनखंडों में 2 और 5 दिखाई देना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो उसके अंक लास्ट में 0 आएगा, अगर नहीं होता तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, तो हम यहाँ पे पाएंगे 4 पे पावर n के लिए कि इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 पे पावर n। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, कि 4 के गुणनखंड में 2 और 5 का कोई युग्म सम्मिलित नहीं है, अतः हम ये कह सकते हैं कि 4 की जो पावर n है शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, और इस बात को मैं क्लियर करने के लिए एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया 16 का घात मान लिए हमने लिख दिया 3। ठीक है, तो आप 16 का 3 घात करो या 15 घात करो, कितना घात कर लो, इसके फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है लास्ट में शून्य आएगा कि नहीं आएगा। तो 16 का जब हम फैक्टर करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 2 इस तरीके का आता है। तो हमने यहाँ फिर से नोटिस किया कि यहाँ 5 नहीं आ रहा। अगर 2 के साथ 5 का भी युग्म शामिल होता तो लास्ट में 0 बनता, है ना। क्लियर हो गई बात। जैसे एक और एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 10 है, तो 10 का पावर मान लेते हैं 3 कोई पूछ रहा है, तो क्या 0 पर समाप्त होगा? तो बिल्कुल 10 के फैक्टर को ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 गुणा 5 यानी कि 2 और 5 का एक युग्म हमारा मिल रहा है। तो इसका कितना पावर कर लो, 3 पावर करो, 4 पावर करो, हमेशा लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। क्लियर बात। चलिए, इसी से बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन भी है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसके सोल्यूशन की मैं बात करूं यदि, तो जांच करते वक्त आपको क्या नोटिस करना है? सबसे पहले संख्या लिखनी है 6 पावर n, और ये जो बेस है हमारा, इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 पावर n, है ना। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि 2 तो आ रहा है, बट 5 का यहाँ पे पेयर नहीं बन पा रहा है। 2 के साथ 5 बनना चाहिए, तो उसका घात कितना हो कर लो, 2 पावर कर लो, 3 पावर कर लो, तो लास्ट में 0 बनेगा, क्योंकि 2 और 5 का ही तो मल्टीप्लाई करने पे बनता है ना 0 लास्ट में। ठीक है, तो 2 और 5 तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट 6 पावर n, या ऐसे लिख लो, उपरोक्त में से हमें पता चलता है कि 2 तथा 5 गुणनखंड, 2 तथा 5 का युग्म सम्मिलित नहीं है, 2 तथा 5 का युग्म इस वाले गुणनखंड में सम्मिलित नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, है ना। आशा करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस संख्या को एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इनमें कॉमन करना है। तो कॉमन आप क्या कर पा रहे हो? 13 कॉमन दिख रहा होगा आपको,
क्या बचेगा 7 गुणा 11 बचेगा और प्लस में क्या मिलेगा 1 मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो 13 मिला। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 पद था, मैं यहाँ गुणखंड कर रहा हूँ, एक पद बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कॉमन किया जा रहा है। तो 11 7 77 और ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब जो भी संख्या बन रही है ये तो है ना पूरी संख्या, तो आप यहाँ नोट करोगे जो भी संख्या है हमारी गुणा करके लिख लो, गुणा करके आप देख सकते हो कौन सी ऐसी ये संख्या है। तो उससे मैं यह मीनिंग आप आपसे पता कर सकता हूँ। देखो यहाँ से पहली संख्या जो भी बन रही होगी गुणा करने के बाद वो 13 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी क्योंकि गुणखंड में 13 आ रहा है। फिर दूसरा ये किससे कटेगी 78 से भी कटेगी, है ना, क्योंकि ये भी आ रहा है इसमें। और तीसरा एक उससे किससे कटेगी, तीन दोनों का मल्टीप्लाई से भी कट रही होगी, ये कटेगी 13 गुणा 78 से, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं चूंकि इस संख्या के बाउंड्री देखना, वो बाउंड्री ठीक है ना, इस चूंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणखंड है, 2 से अधिक गुणखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको 100% ये समझ में आने वाला है। तो देखिए ध्यान से सुनिए मुझे। तो एक मैं प्रश्न पूछता हूँ सबसे पहले आपसे छोटा सा, कि वो संख्या पहले आप बताओ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और यहाँ पे एक और संख्या लिखी हुई है मान लेते हैं 15, है ना, 2 संख्या है। तो वो संख्या आप मुझे बताने का प्रयास करो जो ध्यान दीजिएगा, जो 10 और 15 दोनों से कटे, ठीक है, और वो सबसे छोटी हो। तो आप क्या करते थे, ये इस वाले क्वेश्चन को आप एलसीएम समझते थे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10 और 15 दोनों से कट जाए, तो उसको आप क्या समझते थे उस समय, एलसीएम समझते थे। यानी कि एलसीएम जो यहाँ पे निकल के आएगा वो आपका क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। और आपको पता चल जाएगा कि 30 ऐसी संख्या है छोटी छोटी जो 10 से भी कट जाती है और दूसरा 15 से भी कट जाती है। तो रियल में कहने क्या चाह रहा है आदमी यहाँ पे, तो मतलब ये है कि सबसे पहले आप 10 के और 15 के मल्टीपल लिखो, मल्टीपल मतलब गुणज लिखो, यानी पहाड़ा लिखो। तो 10 का जब आप पहाड़ा लिखोगे तो 10 20 30 40 50 इस तरीके से आप आगे लिख सकते हो। और यहाँ 15 का जब आप लिखोगे तो 15 फिर 30 45 60 और इस तरीके से लिख सकते हो। तो एलसीएम का मतलब था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा और कॉमन का मतलब दोनों में आए और फिर मल्टीपल हो, मतलब ये जो मल्टीपल यहाँ पे लिखे गए हैं। तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है 30 है जो दोनों में आ रहा है। फिर इसके बाद भी पूछे तो और क्या हो सकता है जो दोनों से कटता हो, तो आप देख सकते हो दूसरा कौन सा है 60 है। तो मेरे कहने का मतलब है जो एलसीएम होता है ना इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। सबसे पहले 10 का मल्टीपल लिख लिया मैंने, फिर 15 का लिख लिया, उसमें दोनों में जो कॉमन आ रहा था छोटा है छोटा वही हमारा क्या कहलाता है एलसीएम कहलाता है। तो आप इस बात से एक अनुमान लगा सकते हो कि मान लेते हैं अगर मैं प्रश्न कुछ ऐसे पूछता आपसे कि कोई आदमी 10 मिनट के बाद सो के उठता है, राम नाम का कोई आदमी है, सो के उठता नहीं है, मान लेते हैं 10 मिनट के बाद खाना खाता है, हर 10 मिनट पे खाना खाता है। और एक श्याम नाम का आदमी है वो हर एक 15 मिनट पे खाना खाता है। एक राम नाम का आदमी जो 10 मिनट पे खाना खाता है और श्याम 15 मिनट पे खाना खाता है। तो आप मुझे बताओ जब एक बार उन्होंने एक ही साथ खाना एक बार बैठा खाने के लिए तो दोनों ने खाना खाया, अब मुझे बताओ कितने मिनट के बाद वो दोबारा एक साथ खाना खाएंगे। तो आप देख पा रहे हो राम हर 10 मिनट के बाद खाना खाएगा, 20 पे फिर खाएगा, फिर 30 पे खाएगा। और श्याम इस कंडीशन में फिर 15 मिनट पे पहले खाया होगा, पहले तो 0 पे खाया होगा, फिर 15 मिनट बाद खाएगा, फिर 30 पे खाएगा। तो दोनों कम मिल रहे हैं दोनों आपस में, तो आप देख पा रहे हो 30 मिनट पे दोनों मिल रहे हैं। तो इसी पे बेस्ड आपका वो क्वेश्चन लिया गया है जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी बाउंड्री जैसे आप समझ पा रहे हो,
और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, एक सोनिया नाम की लड़की है जिसको 18 मिनट लगते हैं ना, एक राउंड करती है तो 18 मिनट लेती है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, सोनिया कितना मिनट लग रहा है भाई, इसको 18 मिनट लग रहा है एक चक्कर लेने में, है ना। एक बाउंड्री किया 18, और रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो दोनों एक पे मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे मतलब ट्रैक है, यहाँ से मैं एक राउंड करना चाहता हूँ, तो यहीं पे सोनिया खड़ी है और यहीं पे मान लेते हैं रवि खड़ा है, दोनों कुछ कर नहीं रहे होंगे, मतलब खड़े हैं दौड़ने के लिए। तो यहाँ पे सोनिया स्टार्टिंग की रनिंग, तो कितने टाइम में, 18 मिनट के बाद एक राउंड करेगी। उस कंडीशन में रवि थोड़ा फास्ट है, इसलिए 12 मिनट में ही एक चक्कर ले लेगा। तो प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जब एक ही साथ दोनों को दौड़ाया गया, तो अब वो आप कंडीशन बताओ, वो समय बताओ जब दोनों एक साथ फिर मिलेंगे एक ही पॉइंट पे, एक पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं ये कैसे पॉसिबल होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 18 के मल्टीपल लिखना पड़ेंगे, 18 फिर 36 फिर इस तरीके से 54, ये मिनट्स के स्टेप होंगे इसके। 18 मिनट पे एक राउंड, फिर 36 मिनट पे दूसरा राउंड, फिर 54 मिनट पे तीसरा राउंड। रवि उस कंडीशन में क्या करेगा, 12 पे, फिर 24 पे दूसरा राउंड लेगा, फिर 36 पे तीसरा राउंड लेगा। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि जो 36 आ रहा है वो दोनों में आ गया, यानी कि बात ये हो गई कि सोनिया 18 मिनट के बाद एक राउंड, फिर 36 मिनट पे दूसरा राउंड, दूसरा राउंड के लिए 36 मिनट हो चुके हैं, फिर से रवि उसी कंडीशन में 12 पे, 24 पे, फिर 36 पे, यानी कि 36 पे दोनों एक साथ फिर से मिलने वाले हैं इस वाले पॉइंट पे। क्लियर हो गई होगी बात। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, इतना तामझाम नहीं करना है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने समझा, एलसीएम बोलते हैं। तो आपको क्या करना होगा, 18 तथा 12 का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो 18 और 12 का आप एलसीएम ऑलरेडी निकालना जानते हो, फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो। तो 18 12 का आप एलसीएम निकाल लोगे, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होने वाला है, एलसीएम आपका 36 होने वाला है। तो 36 मिनट के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे 1.2 पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर जरूर कीजिए।